Yeah, fine. Thank you. We'll redo it now. Anyways, मैंने थोड़ा explain कर दिया, तो anyone who can help me with this now, what do we understand by central tendency? जितना भी मैंने बताया है, जितना भी आपको पता है, उसके हिसाब से let's share our views on this thing. Anyone? अभी तक हमको क्या समझ आया central tendency से? एक मेजर या एक समरी जो हमारी हेल्प करे किसी एक मतलब स्पेसिफिक लेवल को डिस्क्राइब करने में, कि मतलब ये चीज हाई लेवल पे, लो लेवल पे है, या देयर सर्टेन लोकेशन या सेंट्रल लोकेशन, दैट्स कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी. Anyone else would like to add? Okay. So basically हमने डिस्कस किया कि सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग क्यों पिक्चर में लेके आ रहे हैं. पहले तो समझते सेंट्रल टेंडेंसी है क्या. ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी एक पॉइंट है. मेरा पूरे डेटा जो मैंने रखा है, मेरा जो ऑब्जर्वेशंस है, जो मेरा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका एक सिंगल वैल्यू की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, जो हमारे पूरे डेटा को एक समरी दे रहा है, हमारे पूरे डेटा के बारे में हमको आइडिया दे रहा है, हमारे पूरे डेटा के बारे में हमको कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है कि डेटा कैसा है हमारा. उस सिंगल समरी फिगर को मैं बोल रही हूँ सेंटर टेंडेंसी. ठीक है, वो हमारे सेंटर पॉइंट पे भी हो सकती है पूरे डेटा के, या फिर नियर द सेंटर हो सकती है. इसलिए उसको सेंट्रल टेंडेंसी बोल रहे हैं. टेंडेंसी क्यों? क्योंकि वो हमारे पूरे डेटा के बारे में हमको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं. ठीक है, अब हमने डेफिनेशन की थी ये सेंट्रल टेंडेंसी की. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी प्रोवाइड्स अ सिंगल वैल्यू, एक वैल्यू आएगी, दैट इंडिकेट्स द जनरल मैग्नीट्यूड ऑफ द डेटा. डेटा कैसा है हमारा उसके बारे में हमको बताएगी. एंड दिस सिंगल वैल्यू प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा. क्या बताएगी? कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है मेरा डेटा का. अगर सपोजिटली मैं डेटा इकट्ठा किया क्लास में, इंग्लिश में मार्क्स आए, एक क्लास का मैंने डेटा लिया, किसी के इंग्लिश सब्जेक्ट में मार्क्स कितने आए क्लास के, और मैंने उसका एवरेज निकाला. ठीक है, एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू फिगर जो मुझे क्या बता रही है? कैरेक्टरिस्टिक बता रही है पूरे क्लास के बारे में, कि अच्छा ये क्लास के बच्चों ने इंग्लिश में कैसा परफॉर्म किया. अगर मेरा एवरेज हो जाता 50 या 100 में से, तो मैं बोलती अच्छा ऑन एन एवरेज 50-50 नंबर आए हैं, तो मतलब लोगों को आधा पचद्दा ही आता है, पूरा अच्छे से नहीं आता सब्जेक्ट. तो अगर आए होते 80+ नंबर, तो मैं बोल सकती थी ना पूरी क्लास के बारे में. 80, अगर मेरा एवरेज आ जाता 80, तो मैं पूरी क्लास के बारे में बता सकती हूँ, अच्छा ये तो बड़े विद्वान लोग हैं, इनको तो इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, इनके तो 80 से ऊपर स्कोर्स आए हैं. तो एक कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है पूरे डेटा के बारे में हमको. ठीक है, द वैल्यू एट और नियर द सेंट्रल लोकेशन ऑफ द डेटा. ये हमने बात कर ली कि या तो सेंटर पे होगी या तो उसके आसपास होगी लोकेशन, वो सिंगल पॉइंट की लोकेशन. ठीक है, इतना क्लियर है सबको? सेंट्रल टेंडेंसीज क्या Can होता you है? please repeat it again? I didn't really understand. Oh, you did not understand what do we mean by central tendency? Is it so? Yeah, I didn't listen properly actually. Okay, no problem. Do we have your attention now? Sorry. Yeah. It's okay, it's okay. It's okay. Anyways, okay. So basically हमने ये बोला कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है. सेंट्रल टेंडेंसी कुछ नहीं, सरल आसान शब्दों में बोले तो एक फिगर है, एक सिंगल वैल्यू फिगर है, जो मेरे को पूरे डेटा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है, ये पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, अब वो सिंगल वैल्यू मेरी सेंटर पे भी हो सकती है, नियर सेंटर हो सकती है. ठीक है, बस वही हमने डिस्कस किया कि सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल वैल्यू जो हमको पूरे डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही है. इट कैन बी आइदर एट द सेंटर और नियर द सेंटर ऑफ द लोकेशन ऑफ द डेटा. क्लियर है? अभी सुना है ना? दिस इज द समरी ऑफ व्हाट वी डिस्कस्ड. हाँ. कूल. ठीक है, अभी ये फिगर देखो, ये दो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं डेटा का. ये एक डिस्ट्रीब्यूशन, ये दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन. तो इन दोनों में सिर्फ फर्क क्या है? सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी का फर्क है. ये इसकी सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ है, उसकी सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ है. डेटा वही है, डिस्ट्रीब्यूशन भी वही है, बट सेंट्रल लोकेशंस डिफरेंट है.
ठीक है, ये जस्ट गिव यू एन आइडिया हाउ व्हाट डू वी मीन बाय सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ पे हमारे पॉइंट लाई कर रहे होंगे सेंट्रल टेंडेंसीज के। दिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जिसको हम 8th चैप्टर में लास्ट में पढ़ेंगे। बेसिकली भी हमारे पास बहुत तरह की डिस्ट्रीब्यूशन आती है। अभी मैं सब जो डेटा मैंने इकट्ठा किया है उसको प्लॉट करना शुरू कर दूं तो मेरा कुछ ऐसा कर्व्स बन सकते हैं, कुछ ऐसे कर्व्स बन सकते हैं, कुछ ऐसे कर्व्स बन सकते हैं। सो बेसिकली वो कर्व जिसका मिड पॉइंट ऐसा जो सिमेट्रिकल होता है ना, इस साइड भी सेम इस साइड भी सेम, उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं। और जो ये पॉइंट होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये होता है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, इसकी खासियत क्या होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सेंट्रल टेंडेंसी की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बट अभी सिंप्लीफाइड रखते हैं इसको। दिस इज जस्ट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन व्हेन वी से कि हाँ डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो व्हाट डू वी मीन बाय डिस्ट्रीब्यूशन? तो दीदी डेटा ऐसा दिखता है। हाँ दीदी ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दोबारा से समझा दो। कंफ्यूज मत होना इसको, इट्स नहीं जस्ट कंफ्यूज नहीं हो रही, मेरा छूट गया। हाँ, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इज नथिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट हियर कि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो व्हाट डू वी मीन बाय डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने 3-4 बार बोला कि इट रिप्रेजेंट्स द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कुछ नहीं, मैंने एक तरफ फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर दी, एक तरफ स्कोर प्लॉट कर दिया, और मैंने जितना भी अपना डेटा पॉइंट्स इकट्ठे किया उनको प्लॉट कर दिया। तो मेरे ग्राफ्स कैसे भी बन सकते हैं, बहुत तरीके से बन सकते हैं मेरे ग्राफ्स। ठीक है, मैं अगर प्लॉट करने जाऊं तो मेरा डेटा कुछ ऐसे बन सकता है, मेरा डेटा कुछ ऐसे भी बन सकता था, मेरा डेटा कुछ ऐसे भी बन सकता था, कैसे भी मेरा ग्राफ बन सकता है, राइट। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें क्या होता है कि तुम्हारा जो सेंटर पॉइंट होता है उसके इस तरफ भी सेम नंबर ऑफ डेटा होता है, इस नंबर भी सेम नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो बेसिकली सिमेट्रिकल होता है अराउंड दी सेंटर। तो उसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं लास्ट चैप्टर में, 8th चैप्टर में। सो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है, दिस इज हम समथिंग व्हेन वी से डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, उसका जो सेंटर पॉइंट है या उसके सेंटर पे जो लाई कर रहा होगा वो होती है सेंट्रल टेंडेंसी, जो हम पढ़ेंगे मीन मीडियन मोड। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की खासियत क्या होती है कि यहीं पे मीन होता है, यहीं पे मोड होता है, यहीं पे मीडियन होता है। ठीक है, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे ये दिखाया गया पिक्चर में कि ये दो डेटा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दो डेटा केस 1 केस 2, इन दोनों में फर्क क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसीज का। और वो सेंट्रल टेंडेंसी मेरे को पूरे डेटा के बारे में आइडिया दे देगी। बस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट डू वी मीन बाय डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इसमें घुसो मत, हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे इसको आखिरी चैप्टर में। ठीक है, क्लियर है? इतना आगे बढ़े हाँ ना? जी क्लियर है। हाँ जी हाँ जी। कूल। हाँ अभी जी। हमको चाहिए क्यों ये, व्हाई डू वी नीड सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन टेंडेंसीज? फर्स्ट, दे प्रोवाइड अ समरी फिगर। ठीक है, हमने वही बात किया ना, एक समरी फिगर देगी मेरे को, एक वैल्यू देगी जो पूरे डेटा के बारे में मुझे आइडिया देगी। ठीक है, तो हमारा आसानी से काम हो जाएगा। प्रेजेंट मतलब जो डेटा के बारे में जो हम ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करनी होती है, कंक्लूजन्स निकालने होते हैं, तो सेंट्रल टेंडेंसी इज वन ऑफ द गुड वेज, इजी वेज, क्योंकि एक वैल्यू से मेरे को पूरे डेटा के बारे में पता लग रहा है। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी इजीली रिड्यूस टू सिंगल फिगर, यही हमने समझा था सेंट्रल टेंडेंसी से। फिर it also helps to simplify the comparison of two or more groups tested under the different conditions। जैसे हमने पिछला एग्जांपल लिया, अभी ये मेरे दो सेट ऑफ डेटाज होते थे, तो इनकी दो डिफरेंट सेंट्रल टेंडेंसीज आती, तो मैं इन दोनों को इजीली कंपेयर कर पाती ना, इन दोनों सेट ऑफ डेटाज को, इवन सिंगल वैल्यू से मैं कंपेयर कर पाती, राइट। तो हमारे लिए सिंप्लीफाई करता है कंपैरिजन ऑफ ग्रुप्स। The results obtained from computing measures of central tendency will help in making certain decisions। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि क्लास ए में एवरेज मार्क्स आए जो इंग्लिश के वो 50 थे, और क्लास बी में एवरेज मार्क्स आए जो इंग्लिश के वो 80 थे, तो ऑन दिस बेसिस, ऑन दिस डेटा एनालिसिस, मैं एक डिसीजन ले सकती हूँ कि हाँ क्लास ए के बच्चे के तो सिर्फ 50% ही एवरेज 50 ही एवरेज मार्क्स आए, तो उनको एक्स्ट्रा क्लासेस देने की जरूरत है या उनके टीचर चेंज करने की जरूरत है,
ठीक है, या समथिंग लाइक दैट, तो मैं उसके बेसिस पे एक डिसीजन ले सकती हूँ। फिर हम बात करेंगे व्हेन मीन इज कंप्यूटेड फॉर अ सर्टेन सैंपल इट विल हेल्प द गेज द पॉपुलेशन मीन। हाँ, सिंपल सी बात है, सैंपल का कुछ भी कैलकुलेट करेंगे हम लोग, वो पॉपुलेशन के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने पढ़ा ही था फर्स्ट चैप्टर में कि सैंपल के ये फॉर्मूलाज होते हैं, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। पॉपुलेशन के लिए सेम चीज मेरे को निकालनी हो तो मैं निकाल सकती हूँ। तो सैंपल का मैं सेंट्रल टेंडेंसीज निकाल के पॉपुलेशन का भी निकाल सकती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल है, समझ लेते हैं उसको, थोड़ा और आइडिया लगेगा। We may be interested in whether video games can improve mental or physical functioning in the elderly. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल लिया हमने जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हम लोग कैसे यूज करते हैं सेंट्रल टेंडेंसीज को। In one study, psychologists administered an IQ test to 11 volunteers in their 60s and 70s, then gave them 30 minutes of play on video game twice a week for 2 months. उन्होंने बोला चलो एक टेस्ट करते हैं, 11 लोगों को पकड़ा उनका आईक्यू टेस्ट करने के लिए कि जो एल्डरली लोग हैं, जो 60-70 अबव हैं, वो अगर वीडियो गेम खेलेंगे तो उनके आईक्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। तो उन्होंने दे दिया उनको टास्क कि 30 मिनट खेलो, ठीक है, ट्वाइस अ वीक, 2 महीने के लिए। फिर उनका दोबारा आईक्यू टेस्ट किया, बिफोर एंड आफ्टर वाली चीज। तो जो एवरेज आईक्यू था वो 101 था पहले, बिफोर 2 मंथ। एंड उसके बाद जब उन्होंने होम टास्क दे दिया, उसके बाद उन्होंने 2 महीने बाद रिकॉर्ड किया तो 108 आया। तो मैं ये 2 फिगर से ही बोल सकती हूँ क्या कुछ हल्का फुल्का, है ना, कि अच्छा वीडियो गेम से आईक्यू पे कुछ तो Yeah, इफेक्ट आ रहा है। gaming improves your mental ability. Yes. It helps your brain grow. यस, तो मैं बोल सकती हूँ ना, ये सिर्फ 2 फिगर्स के बेसिस पे, ये सिंगल वैल्यू बिफोर है, सिंगल वैल्यू आफ्टर, इसके बेसिस पे मैं कुछ एक बता सकती हूँ कि हाँ कुछ फर्क तो पड़ा है वीडियो गेम खेलने से उनके आईक्यू पे, राइट। तो दिस इज हाउ वी यूज सेंट्रल टेंडेंसीज। ये एक डिस्क्लेमर दिया है उन्होंने कि बाकी और फैक्टर्स पे भी हो सकता है और रिसर्च करनी चाहिए हमको, ये वो बस इसको जस्ट डिस्क्लेमर कि और फैक्टर्स पे भी अप्लाई कर सकता है, और कंपैरिजंस भी करने पड़ेंगे, दैट्स इट, यू कैन इग्नोर दैट। ठीक है, फिर अ गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नीड्स टू हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी मैं बोल रही हूँ कि सेंट्रल टेंडेंसीज बहुत तरीके की होती है, ठीक है, बहुत टाइप्स की होती है। हम तो सिर्फ 3 ही पढ़ने वाले हैं अपने सिलेबस में, मीन मीडियन मोड, बट अदरवाइज सेंट्रल टेंडेंसी आर ऑफ मेनी टाइप्स। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि मेरा सेंट्रल टेंडेंसी अच्छा मेजर कब होगा, मतलब व्हेन डू वी से इट्स अ गुड मेजर। तो सेंट्रल टेंडेंसी को एक अच्छा तरीका होने के लिए, एक अच्छा मेथड होने के लिए हमको फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए उसमें। ठीक है, a good measure of central tendency needs to have the following characters. First, definition rigid होनी चाहिए, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी हम लोगों को स्पेसिफाई करनी है, क्लियरली डिफाइन करनी है, और रिजिड होनी चाहिए डेफिनेशन उसकी। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने कुछ सेंट्रल टेंडेंसी लगा दी एक डेटा पे और उसको डिफाइन करके छोड़ दिया, है ना। अभी दूसरा कोई इंसान उसको किसी और तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, उसको कुछ और ही मतलब निकाल रहा है उससे। तो मेरे को एक क्लियर, प्रिसाइज, कंसाइज डेफिनेशन देनी पड़ेगी सेंट्रल टेंडेंसी की, मैंने क्या यूज किया, कैसे यूज किया, क्या मतलब है उसका, सब कुछ। तो एक अच्छा कैरेक्टर, एक अच्छा सेंट्रल टेंडेंसी होने के लिए हमको उसको अच्छे से डिफाइन करना है क्लियरली, ठीक है। डेफिनेशन रिजिड होनी चाहिए so that a stable value is obtained that represents the data. It should not be subject to varied interpretations and needs to be unaffected by any individual bias. मैं निकालूं तो कुछ और आए वो डेटा के आंसर, कोई और उस डेटा, सेम डेटा पे आंसर निकाले तो कुछ और आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फिक्स डेफिनेशन होनी चाहिए, एक फिक्स्ड चीज होनी चाहिए कि क्या निकालना है, ठीक है। The measure of central tendency should be easy to understand and easy to compute. जो भी हम कर रहे हैं उस वो हमारे लिए इजी होना चाहिए, बस इजी टू कैलकुलेट एंड इजी टू अंडरस्टैंड, वही एक अच्छा सेंट्रल टेंडेंसी होगा। So the value obtained from the computation of measures of central tendency, the whole data needs to be computed. वो बोल रहा है कि भैया सेंट्रल टेंडेंसी वो यूज करो, वो अच्छी सेंट्रल टेंडेंसी मानी जाएगी
जो पूरे डेटा को काउंट कर रही है, ठीक है, जो पूरे डेटा को साथ लेके चल रही है, पूरे डेटा के बारे में हमको कुछ बता रही है, वही हम हमारी सेंट्रल टेंडेंसी अच्छी मानी जाएगी, जो पूरे डेटा को कंसिडर कर रही है, ना कि आधा डेटा मान लिया आधा छोड़ दिया, ऐसा नहीं, पूरा डेटा अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। फिर द डेटा नीड्स टू बी collected from a sample that truly represents the population, ये भी सही है ना। अभी मैं सैंपल सही लूंगी तभी तो वो पॉपुलेशन के बारे में हमको चीजें बताएगा ना, वरना तो कोई मतलब ही नहीं है ना, तो मैं सैंपल सही से नहीं लूंगी तो। ट्रू रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पॉपुलेशन का। द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नीड्स टू डिस्प्ले सैम्पलिंग स्टेबिलिटी and should not be affected by any fluctuations in the sample. इससे ये कहने का मतलब है उसका कि एक पॉपुलेशन है, उसमें से मैंने कुछ सैंपल निकाला, ठीक है, मैं एक रिसर्चर हूँ, एक पॉपुलेशन है, मैंने उसमें से कुछ सैंपल निकाला और उस पर कुछ कैलकुलेट कर दिया। एक और रिसर्चर आया, अलीना आई, उसने बोला कि नहीं मैं तो दोबारा करूंगी एक्सपेरिमेंट, मैं सेम पॉपुलेशन में से दोबारा सैंपल लूंगी, ठीक है। तो वो बोल रहे कि बेटा अपनी जो सैम्पलिंग की वो है ना, तरीका है ना, उसको स्टेबल रखो, कि मैं अगर सैंपल निकालू सेम पॉपुलेशन से तो भी सेम वैल्यू आए टेंडेंसी की, अलीना निकाले सैंपल वही सेम पॉपुलेशन में तो भी सिमिलर वैल्यू आए सेंट्रल टेंडेंसी की। तो स्टेबिलिटी रखो अपनी सैम्पलिंग में, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है उन्होंने कि इफ टू डिफरेंट रिसर्चर्स ऑब्टेन अ रिप्रेजेंटेटिव डेटा फ्रॉम अ same population, the means computed by them for the respective sample should display least variation, ठीक है। अगर मैं उस सैंपल में से कुछ मीन कैलकुलेट कर रही हूँ और अलीना उस सैंपल में से कुछ मीन कैलकुलेट कर रही है, तो उसमें बहुत कम वेरिएशन आनी चाहिए। तो ऐसे तरीके से हमको सैंपल सेंट्रल टेंडेंसी चूज करनी है, ठीक है। वो डिस्प्ले करनी चाहिए सैम्पलिंग स्टेबिलिटी को, वो सेंट्रल टेंडेंसी अच्छी सेंट्रल टेंडेंसी मानी जाएगी, जो लीस्ट वेरिएशन बताए हमको, ठीक है। द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय आउटलाइनर्स। एनीबॉडी हु हैज आइडिया व्हाट डू वी मीन बाय आउटलाइनर्स? हम आउटलाइनर्स क्या बोलते हैं डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में? एनीवन? What do we mean by outliners in a data distribution? सब लोग जाग रहे हैं ना? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, no, I'm just thinking. Okay, fine. Then outliners are values which are very extreme, like मेरा data, supposedly I'll give you an example. Someone else नहीं पता. Okay, no problem. Outliners, yes. आउटलाइनर्स मतलब जितना मुझे पता है आउटलाइनर्स वो वैल्यू होती है जो अलग ही झलक रही होती है, मतलब या हाँ, तो सबसे नीचे होगी या तो सबसे ऊपर ही होगी, अलग जा रही होगी, yes, जैसे yes. पैराग्राफ के अंदर होती हैं, सबसे ऊपर वाला जो होता है। हाँ, आउटलाइनर्स लाइक फालतू क्या बोलते हैं उसको, अतरंगी सी वैल्यू जिसका कोई मतलब ही नहीं है डेटा के साथ, है ना। अगर मैं सपोजिटली मार्क्स लिख रही हूँ एक क्लास के, तो वो या तो 0 होंगे या तो 100 होंगे, अगर 100 मार्क्स का एग्जाम है तो। अभी उस डेटा में मेरे पास आ जाए 1000, ठीक है, तो 1000 मार्क्स का तो मतलब ही नहीं है ना मेरे डेटा में कोई, तो वो तो एक्सट्रीम वैल्यू हो गई जिसका मेरा कोई लेन देन ही नहीं है, मेरा जो डेटा है। तो ये बोलते हैं इसको, फालतू की जो खराब सी वैल्यूज होती है ना, एक्सट्रीम वैल्यूज, उसको बोलते हैं आउटलाइनर्स, ठीक है। जैसे 1000 हो गया, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 1 से लेके 10 तक कुछ डेटा, और मेरे पास आ गया 2000 या 10,000, तो 10,000 ये सब हो जाएंगे मेरे आउटलाइनर्स, ठीक है, जो हमको पता है एरर है, इसी एरर की वजह से हमारे पास डेटा में आए हैं वो, दे आर नॉट पार्ट ऑफ डेटा जो हमको कलेक्ट करना था, तो उनको बोलते हैं। जैसे हम क्लास इंटरवल्स भी जब बना रहे होते हैं तो कई बार ऐसा निकल आता है कि सारे के सारे 30 से पहले तक के हैं और एक ही नंबर है खाली जो 60 या 70 में जा रहा है, उसके चक्कर में हमें 5 की क्लास इंटरवल्स लेके बहुत सारे बनाने पड़ जाते हैं जिसके अंदर कुछ होती ही नहीं वैल्यू। राइट, एक्सट्रीम वैल्यूज इन डेटा, उसको बोलते हैं आउटलाइनर्स। क्लियर हो गया आउटलायर्स क्या होते हैं?
ये आउटलायर्स इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम लोग जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना मीन मीडियन मोड की, तब ये बहुत बार यूज होगा, आउटलाइनर्स आउटलायर्स ऐसा सब। ठीक है, तो ये कुछ नहीं, बस जो फालतू की अतरंगी सी वैल्यू है, एक्सट्रीम वैल्यू, उसको आउटलायर्स बोलते हैं, जो हमारे डेटा को खराब करती है बिना मतलब से। हाँ, ओके, चलो 7th पॉइंट मिस हो गया। द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी शुड रेंडर इटसेल्फ टू फर्दर मैथमेटिकल कंपटीशन। वो बोल रहा है बेटा कि जो सेंट्रल टेंडेंसी निकाल रहे हो तुम, वही उतनी काफी होनी चाहिए, ये नहीं है उसके बैठ के हो तुमको और मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन्स करनी पड़नी है, वो नहीं होना चाहिए, वो गुड मेजर नहीं है, वो अच्छी सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। ठीक है, कि तुमने सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट कर ली, फिर उसके बाद बैठ के और भी तुम्हें एनालिसिस कैलकुलेशंस करनी पड़ रही हैं, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रेंडर इटसेल्फ टू फर्दर मैथमेटिकल कॉम्पिटिशंस। क्लियर, आगे बढ़े। जी। किसी को कोई डाउट अभी तक यहाँ तक? Can you please summarize everything you did till now? ओके, बेसिकली हमने समझा कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी से हमको बेनिफिट क्या हो रहा है, एक अच्छी सेंट्रल टेंडेंसी हमको अगर चाहिए तो उसके क्या मेजर्स होने चाहिए। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कि वो अच्छे से डिफाइंड होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, पूरे डेटा को अकाउंट करके चले, और सैंपल को अच्छे से रिप्रेजेंट कर ले, मतलब जो पॉपुलेशन है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। फिर मेरी कोई भी सैंपल उठाए, मैं उठाऊं या कोई और बंदा उठाए उस पॉपुलेशन पे जाके, तो मैं जो दो बंदे जो मैं सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करेंगे उसमें लीस्ट वेरिएशन होनी चाहिए, तो वो एक अच्छी सेंट्रल टेंडेंसी मानी जाएगी, अ गुड कैरेक्टर। ठीक है, फिर हमने बात की कि आउटलायर्स होते हैं, ऐसा सेंट्रल टेंडेंसी होना चाहिए जो आउटलायर्स को होने से अफेक्ट ना हो। ठीक है, अगर मेरा कुछ कैलकुलेशन कर रही हूँ सेंट्रल टेंडेंसी का, तो वो सेंट्रल टेंडेंसी अच्छा माना जाएगा, जिससे कुछ अफेक्ट ही ना हो कि मेरे फालतू की गलत मलत वैल्यूज आते, उसको मैं एक अच्छा सेंट्रल टेंडेंसी मानूंगी। ठीक है, विच इज नॉट अफेक्टेड बाय आउटलायर्स। फिर हमने बात की कि वो सेंट्रल टेंडेंसी अच्छी मानी जाएगी जिसको मैंने कैलकुलेट कर लिया, आ गया आंसर, अब मेरे को और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़े उस पे, बस आलसी है वो। ठीक है, और नहीं करना कुछ भी हमको ताम झाम उसके बाद, तो उसको एक अच्छा सेंट्रल टेंडेंसी माना जाएगा। ठीक है, ये हमने बस सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की। हेलो, Yeah, क्लियर सुना है ना? yeah, understood. कूल, आगे बढ़े, किसी और को कुछ पूछना है अभी तक? Sunana, you're not that clearly audible. You can type the something. Okay. If you have any doubt, you can type in the chat. Uh, shall we proceed further? किसी को कोई doubts हैं, और किसी को कोई point clear ना हुआ हो, या मैंने क्या अभी तक बकवास मारी वो clear ना हुई हो? आपकी voice crack हो रही है। Nana, is my voice cracking? Is it with everyone? No, Okay, okay. no, Ashwini it's then. fine. Ashwini has. Okay, fine. Cool. आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसे बताया था कि सेंट्रल टेंडेंसीज बहुत तरीके की होती है, बहुत सारे टाइप्स की होती है सेंट्रल टेंडेंसीज, बट हम लोग सिर्फ 3 पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज मीन, जिसको हम अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। अभी मीन देखो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, मीन भी अरिथमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, ठीक है, जिसको हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स से भी कैलकुलेट करते हैं, बट जो हम अपने सिलेबस में पढ़ने वाले हैं दैट इज अरिथमेटिक मीन। ठीक है, फिर मीडियन पढ़ेंगे, फिर मोड पढ़ेंगे, ये 3 ही पढ़ने वाले हैं हम लोग, बाकी नहीं पढ़ने वाले हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मीन की बात करते हैं। मीन तो आई थिंक बता सकता है मुझे, मीन क्या होता है अकॉर्डिंग टू यू गाइस, व्हाट इज मीन? Average score or average number. ओके, एनीवन एल्स?
मीन से का मतलब क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय मीन? सो मीन Mean is like average. It's basically it's everything added together by 2 or whatever the no total number is by n. ग्रेट, थैंक यू सुनैना एंड नैना। राइम कर रहा है यार तुम्हारा नाम। मेरा नाम नैना है, नैना नहीं दीदी। तो नैना नैना ओके, जोक्स अपार्ट, द मीन, जैसे उन दोनों ने बोला एकदम सही बोला, द मीन इज द सम ऑफ ऑल द स्कोर्स इन अ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, जिसको हम एवरेज भी बोलते हैं। ठीक है, the mean for a sample is denoted by x bar and the mean for population is denoted by mu. It can also be termed as one of the most sensitive measure of central tendency. क्यों? क्योंकि मीन ही इकलौता सेंट्रल टेंडेंसी है जो पूरे डेटा को काउंट करता है। ठीक है, मैं एक एक पॉइंट लेने वाली हूँ मीन में, तो उस वो सेंसिटिव हो जाता है। क्यों क्यों बताओ बताओ, अभी हमने बात की। क्योंकि Anyone? अगर मीन गलत होगा तो हमारा मोड भी गलत हो सकता है, एंड आगे चल के फिर स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह सब कुछ गलत होगा अगर मीन ही गलत निकाला है तो। हाँ, नैना हैज गॉन स्टेप 2 में। स्टेप 1 वाला बताओ, छोटा छोटा बच्चा वाला आंसर बताओ। वो नहीं पता मुझे। अभी हमने बात की थी आउटलायर्स की। अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा मीन सारे डेटा पॉइंट्स को अकाउंट कर रहा है, तो मेरे जो आउटलायर्स होंगे उसको भी अकाउंट करेगा, उसको भी ऐड कर देगा, तो मेरा मीन क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा ना। वो एक पर्टिकुलर वैल्यू की वजह से, मेरे सारे नंबर्स थे 1 से लेके 100 से, उसका मेरा कुछ मीन आया, बट एक आउटलायर हुआ अगर मेरे डेटा में, सपोजिटली 1000 हुआ, वो भी मेरा ऐड होगा ना। अब जब हम बोल रहे हैं सम ऑफ ऑल स्कोर्स, तो मेरा मीन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो मेरे इसको इसलिए बोल रहे हैं कि बेटा मीन तो बहुत सेंसिटिव है। क्यों सेंसिटिव है? क्योंकि सारे डेटा का काउंट कर रहा है वो। तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। थोड़ा सा भी डेटा तुमने इधर उधर किया, तुम्हारा मीन बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। तो वो सेंसिटिव सी चीज है, उसको प्यार से संभाल के रखना पड़ेगा हमको मीन को। फर्दर, द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स कैन बी computed based on मीन, इसीलिए वो ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि मैं मीन से बाकी सब चीजें भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। ठीक है, आगे जाके हम देखेंगे जब हम मोड पढ़ेंगे, तो मैं मोड भी कैलकुलेट कर सकती हूँ मीन से। तो इस चीज को, ये मीन जो स्टैटिस्टिकल कंपटीशन हमने किया है, उससे मैं बहुत सारी और भी चीजें कंप्यूट कर सकती हूँ जो हम आगे फर्दर चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए मीन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल सेंट्रल टेंडेंसी। अभी एग्जांपल ले लेते हैं। मीन इज द टोटल ऑफ ऑल द स्कोर्स इन द डेटा डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। ये तो हमको डेफिनेशन समझ आ गई। अभी एग्जांपल लेते हैं। इफ देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, we want to find mean, which is average marks obtained by them in a psychology test. We will add all their marks, divide by 100. This is the number of students. ठीक है, to obtain the mean. समझ आ गया मीन की डेफिनेशन सबको? हाँ जी। हाँ जी। अभी हमको कंप्यूट करना है मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। इन्होंने ये एग्जाम्पल फॉर्मूला दे रखा है, कुछ नहीं, सिंपल सा है, मैं डरावना बना देते हैं हमारी बुक में चीजों को। सिंपल सी जो चीज हमने अभी पढ़ी, डेफिनेशन जो हमने पढ़ी, वही है ये भी। ठीक है, म्यू बोल लो उसको, या उसको एक्स बार बोल लो। एक पॉपुलेशन के लिए है, एक सैंपल के लिए है। ये वाला पॉपुलेशन के लिए हो जाता है, ये वाला सैंपल के लिए हो जाता है। कुछ नहीं कह रहा है, वो बोल रहा है कि सब वैल्यूज को ऐड कर दो। एक्स क्या है? एक्स रिप्रेजेंट्स द इंडिविजुअल स्कोर्स, और डिवाइड बाय टोटल कर दो। एन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्कोर्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये क्या है? कुछ नहीं, सिंपल मैथमेटिकल सिंबल है फॉर समेशन, जो हम बोल रहे कि सारे स्कोर्स को टोटल कर गाइस दो। हमारी डेट शीट आ गई है क्या? हाँ, ये समेशन है, मतलब टोटल।
उसका सिंबल है x, मतलब सारी वैल्यूज को ऐड कर दो, डिवाइड बाय n कर दो, सिंपल। जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा समझा वही है ये चीज। अभी हमको एग्जांपल ले लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलो, अभी सबको पता है कि मीन का डेफिनेशन क्या है, उसका फॉर्मूला भी पता लग गया है। इसका मीन कैलकुलेट करके बताओ मुझे। यू कैन यूज कैलकुलेटर्स, नो इशू। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका मीन? डेटा दिया हुआ है। Manisha, we are allowed to use calculators in the exam. I have no idea about that, but now you are allowed to, so that we can proceed and Okay. complete. Naina, do you have any idea? Are we allowed to use calculators in Yeah, we are exam? allowed. Yeah, we are allowed to do. Cool, that's a great news. कर रहे हैं ना सब लोग? टास्क है भाई, करो इसको। आंसर बताओ मुझको, मीन बताओ इस डेटा का। ओके। अश्विनी बोल रहे हैं कि अगर कैलकुलेटर नहीं मिला तो नैना को कॉल करेंगे। और फोन थोड़ी अलाउड होंगे अंदर। ऑप्शंस दूं क्या? 45 है क्या आंसर? 45. 45, ये सब सही है। Manisha, is Deepthi working? She's never attended any of the classes. No, Naina, do you have any idea? I'm not sure whether she's working or what. What? Is Deepthi working? I don't know. I mean, no. No, she's not working. So Naina is asking then why she's not attending classes. I don't know about that. So Naina, next time you catch hold her, just ask her. Yeah, I'll ask her. Like, I like attending your classes. Why don't you come in classes? Just ask her. Yeah, I know, right? Her classes are so interesting. Like, she's very open and like she tells her opinions all the time. Yes, that's why we Because also because of the subject, you know, that subject is like that. I mean, anyone Yes. would talk about it like that. Yes, it's a very sensitive chapter, and she's it's a very sensitive subject, and she's able to handle really Yeah, well. but it's very interesting also, even though it's a taboo topic. And तभी नैना ने उसका नाम रखा है अनफिल्टर्ड दीप्ति। चलो, ये तो आ गया सबको, मीन कैलकुलेट करना अनग्रुप डेटा का। अभी ये बताओ इसमें कैसे करेंगे? एग्जाम्पल 2 है, अनग्रुप डेटा है, स्कोर्स दिए हुए हैं, उसकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। अभी मुझे मीन कैलकुलेट करना है तो कैसे करूं? आंसर मत बताओ, बस मुझे मेथड बताओ। ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं कि 45 एक बार आ रहा है, ये 60 2 बार आ रहा है, ठीक है, ये 74 3 बार आ रहा है। फ्रीक्वेंसी मतलब वो स्कोर कितनी बार आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग, नहीं, दिस इज नॉट ग्रुप, दिस इज अनग्रुप डेटा ओनली। तो इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे मीन बताओ? मेथड चाहिए मुझे बस, और कुछ नहीं, सिंपल है इसमें भी। क्या दी? नो आइडिया, लीना हैज नो आइडिया। ओके, दोबारा बताओ। मैं पूछ रही हूँ कि एग्जांपल है नैना, आई वांट योर अटेंशन बैक। क्या खा रही है नैना? चोकोस। हाय. आई एम सॉरी यार, बोलो बोलो। ठीक है, ये एग्जांपल है, इसमें मुझे बताओ कि मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये स्कोर्स दिए हुए हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सो वी हैव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हियर। ऑलराइट, ठीक है। तो इसमें एफ जो है वो सारी की सारी टोटल कर देंगे पहले तो हम। हाँ कर दी, नीचे आ गई, n 30 हो गया। हाँ, 1 सेकंड। मेरा n 30। ठीक है, और एक्स जो है वो भी सारी की सारी टोटल कर देंगे हम। x क्यों टोटल करेंगे भैया? यार ये एन
सिग्मा x अपॉन में n होता है, जितना मुझे फॉर्मूला याद है मीन का। Yeah, sigma x by n. हाँ, हाँ ये 30n हो गया। अभी मेरे को दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था कि एक स्कोर कितनी बार आ रहा है, राइट? तो ये 45 एक बार आ रहा है पूरे डेटा में, ये 60 स्कोर 2 बार आ रहा है डेटा में। तो मेरे को जब मैं पूरा डेटा ऐसे लिखने बैठूंगी ऐसे पूरे लाइन में, तो मेरे को कैसे लिखना पड़ेगा? 45 60 2 बार लिखना पड़ेगा ना, ऐसे 60 + 60। फिर जाऊंगी आगे 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 एक लिखूंगी, फिर 74 3 बार लिखना पड़ेगा। Oh yeah, yeah. फ्रीक्वेंसी तो यही होता था ना, ये हाँ जी। 78 2 बार आता है, तो मैं आगे आगे Hmm. जाऊंगी तो 78 2 बार लिखना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा ना। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेंगे, हमको पता ही है कि 45 एक बार आ रहा है, सिंपल करेंगे उसको थोड़ा, बट इसको क्या कर देंगे, x इंटू एफ का एक कॉलम बना देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, The effects. 45 आ जाएगा, ये सब आ जाएंगे, इसको 60 इंटू 2 कर देंगे, 120. सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 74 इंटू 3 कर देंगे, 78 इंटू 2 कर देंगे, 82 इंटू 2 कर देंगे, फिर इन सबको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा समेशन एक्स एफ एक्स हो जाएगा ना, समेशन एफ एक्स जो हमको चाहिए था हाँ जी. ऊपर, हाँ. डिवाइड बाय एन, ये हो जाएगा मेरा मीन, दिस वैल्यू डिवाइड बाय एन, राइट? क्लियर है सबको? Oh, now I remember this. Yes. कुछ नहीं, यही है, x I इंटू एफ was कर दो। the only one in my 10th standard to get full marks in this sum. Only one. And I don't remember this. Damn. My eco teacher would be so mad at me right now. तो हमने फ्रीक्वेंसी को स्कोर से मल्टीप्लाई कर दिया, थर्ड कॉलम बना दिया और इन सबका समेशन ले लिया नीचे और उसको डिवाइड कर दिया। फिर अभी बताओ आंसर क्या आएगा? चलो चलो कैलकुलेटर्स घुमाओ और मुझे बताओ अभी मीन क्या है इस डेटा में। Anisha, Julia asked if the formula is there in the text. 74 I mean. Corey, Sunaina, you're saying something? Yeah, Julia said is asked if the formula is there in the text. Yeah, it's there in the textbook. I've taken 50% of the things from our textbook only. This example is not there in our book. This is not there. उसमें सिर्फ वो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है, ये दिस इज द एग्जाम्पल विच इज देयर इन आवर बुक। सेम मैंने वही स्क्रीनशॉट ही लिया है उसका अपने बुक से। दिस इज नॉट देयर, दिस इज एक्स्ट्रा विच वी आर डिस्कसिंग, क्योंकि आई थिंक ये पता होना चाहिए। Answer is 74. और बताओ बाकी लोगों? 74 ही है। 74 74 74 नाइस, आंसर वही है। चलो अभी तो हो गई ग्रुप डेटा की बातें, अनग्रुप डेटा की बातें। अभी हम थोड़ा वार्तालाप कर लेते हैं ग्रुप डेटा के लिए भी। अलीना you're right, वैशाली you're right, everybody is right, the answer is 74. ग्रेट। चलो अभी हम लोग बात करते हैं मीन हमको अगर कैलकुलेट करना है ग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा क्या होता है? जिसमें क्लास इंटरवल्स होती है, ठीक है? किसी को आइडिया है कैसे कैलकुलेट करते हैं मीन ग्रुप डेटा में जब मेरे पास क्लास इंटरवल्स बनी हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो मुझे? इसमें भी यही होता है fx अपॉन में n। हाँ, फॉर्मूला तो वही रहेगा, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, बट तरीका क्या है ग्रुप वाले में? No idea. Meher, your economics teacher will be definitely mad at you. No, because we didn't have group data. We had ungroup data, which we used to sort and then do it. Okay, then she won't be mad. Huh. Anyways, ग्रुप डेटा की बात करते हैं हम लोग। ग्रुप डेटा में क्या करना है? स्टेप 1 इज उसका इस इंटरवल का मिड पॉइंट फाइंड कर लो, ठीक है? जो भी क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं उसका मिड पॉइंट फाइंड कर लो। इतनी सी बात समझ आई? दिस इज फर्स्ट स्टेप। इसका मिड पॉइंट क्या होगा? दिस इज 35 36 37 38 39। इसका मिड पॉइंट क्या होगा? 37।
हाँ मैंने जी। लिख दिया यहाँ पे। अगर ऐसे नहीं देखना तो फॉर्मूला से देख लो, 39 माइनस 35 डिवाइड बाई 2, ये भी मिड पॉइंट ही देगा मुझे। ठीक है, तो मैंने सबका फर्स्ट स्टेप में क्या कर लिया, मिड पॉइंट्स कर लिए कैलकुलेट। तो सब क्लास इंटरवल्स के मैंने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। मिड पॉइंट इज जस्ट अनदर वे ऑफ सेइंग कि ये एवरेज है इस क्लास का। डज एवरीवन अग्री टू द स्टेटमेंट? मिड पॉइंट फाइंड आउट करना इन अ वे, मैं बोल रही हूँ कि ये इस क्लास इंटरवल का मीन ही है या एवरेज ही है, हाँ जी। राइट? तो ये मिड पॉइंट क्यों कैलकुलेट करते हैं हम, ये हमको समझ आना चाहिए, क्योंकि इस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट इस, मैं पहले ही हर इस क्लास इंटरवल्स का एक एक मीन फाइंड कर चुकी हूँ। ठीक है, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लो। समेशन क्या होता है? एडिशन में सबसे इजी है, मेरे को 10 तरीकों से मैं एडिशन कर सकती हूँ, इसीलिए हमें बहुत सारे तरीके मिल जाते हैं उस डेटा को कंप्यूट करने के। तो स्टेप 1 में मैंने क्या किया, सब क्लास इंटरवल्स के मिड पॉइंट निकाल लिए। ठीक है, फिर उस मिड पॉइंट को क्या करा मैंने, अभी मेरे पास एक पॉइंट आ गया ना, दी इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, पिछला जो आपने अनग्रुप में बताया था, एक बार वो एग्जांपल दोबारा बोलना। ये, हाँ जी। हाँ बताओ, इसमें यार डाउट? दी यहाँ पे fx जो हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है देखा जाए तो, और हाँ सिग्मा fx हो गया ना जब हमने इसका टोटल करा तो। हाँ, और ये रहा सिग्मा, टोटल। हाँ सिग्मा fx तो ग्रुप 2 वाले का उसमें होता है ना फॉर्मूला, नहीं सिग्मा नहीं, सिग्मा fx अपॉन m। सिग्मा ऐसा कुछ नहीं है, तुम डेफिनेशन से चलो ना यार। मीन की डेफिनेशन क्या होती है? टोटल स्कोर्स अपॉन टोटल, और टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स मतलब सेट कितना है, n, समेशन ऑफ स्कोर्स अपॉन n, यही होती है ना। दिस इज अनकोड में स्टैंडर्ड। तो ये नहीं होगा कि मतलब नंबर्स दे दिए, डेटा दे दिया एग्जैक्ट, उसको टोटल करना है, वो जो टोटल आएगा वो तुम्हारा सिग्मा एक्स हो जाएगा अपॉन में n। नहीं 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 ना, जस्ट टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मीन। मुझे सिर्फ डेफिनेशन बताओ, मीन की डेफिनेशन क्या होती है? टोटल ऑफ ऑल द स्कोर्स इन द डाटा डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, दिस इज डेफिनेशन, राइट? दिस इज डेफिनेशन ऑफ मीन। तो वो मैं ग्रुप्ड के लिए लगाऊं चाहे मैं अनग्रुप्ड के लिए लगाऊं, वो चेंज होगी क्या डेफिनेशन? नहीं, बट फर्स्ट वी हैव टू राइट द फॉर्मूला, फॉर्मूला के एक नंबर होते हैं लिखने के, हम नहीं यहाँ नहीं, फॉर्मूला क्या लिखेंगे फिर? अरे ये लिखो ना यार, फॉर्मूला लिखो, ये फॉर्मूला x एफ एक्स अपॉन एन, ये रहा तुम्हारा एफ एक्स, उसका समेशन। ठीक है ठीक है। मतलब इसमें जो ये x दिया हुआ है यहाँ पे वो ऑलरेडी मिड पॉइंट हमें दिया हुआ है ये हाँ, ग्रुप भी? नहीं यार, ये रॉ डेटा है, रॉ डेटा। हमने डिस्ट्रीब्यूशन करा था ना, दो टाइप्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया था, एक ग्रुप डेटा क्या किया था, एक अनग्रुप डेटा क्या किया था। अनग्रुप डेटा में भी तो मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाती हूँ ना, ऐसे सारे डेटा पॉइंट्स लिख के। अनग्रुप्ड वाले के रॉ स्कोर्स दिए हुए हैं, ऐसे तुम्हें 45 46 47 48 ऐसे रॉ डेटा पकड़ाया हुआ है इतना सारा, तुम्हें 30 नंबर्स दिए हुए उसमें। तो तुमने क्या लिखा, सबको लिखा बैठ के एक एक नंबर को, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बताई, अच्छा ये इतनी बार आ रहा है, ये इतनी बार आ रहा है, ये इतनी बार आ रहा है। तो ये अनग्रुप्ड ही हुआ ना, मैंने इसमें ग्रुप्स तो बनाए नहीं, है ना? हाँ जी हाँ ठीक जी। है। अनग्रुप डेटा है, मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की है बस, यहाँ पे क्लासिफिकेशन की है वो डेटा की बस, कि अच्छा ये 45 है, ये कितनी बार आ रहा है, अच्छा ये 65 है, ये कितनी बार आ रहा है, अच्छा ये 60 है तो 2 बार आ रहा है। तो मैंने बस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करके रखी है, उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है अनग्रुप डेटा का, रादर देन कि मैं उसको ऐसे रख रही हूँ, जो तुमने पिछले एग्जाम्पल में देखा होगा, तभी तुम कंफ्यूज हो रहे हो। ऐसे रखा है ना, दिस इज ऑल्सो अनग्रुप डेटा ओनली ना, रॉ स्कोर्स दिए हुए हैं तुमको, है ना? अभी मैं इसको अगर ऐसे टेबल बना दूं, अगर इसी चीज का मैं टेबल बना दूं ऐसे करके, यहाँ पे 58 लिखूं, Anisha, I'm getting confused. तो मतलब तुम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स बिल्कुल सही से नहीं सुने हैं। मैं तो थी नहीं उसमें। अरे चलो सब भूल I जाओ, शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है? सब भूलो, मीन की डेफिनेशन बताओ मुझे। Why is everyone talking Hindi? Sunaina, do you want us to speak in English?
No, it's fine, but why is everyone talking Hindi? बिकॉज सारे मोस्टली नॉर्थ इंडियंस है, नॉर्थ इंडियंस प्रेफर Okay, हिंदी. okay. That's fine. That's fine. Okay, if you want we can communicate in English. No, no, I'm comfortable with Hindi. Fine, cool. So सब लोग घचड़ पचड़ मत करो, कंफ्यूज मत हो, सिंपल रखो उस चीज को. मीन क्या होता है? मीन होता है कि सम करो सब स्कोर्स का और टोटल नंबर ऑफ स्कोर से डिवाइड कर दो उसको. दिस इज मीन. ये डेफिनेशन है मीन की. इट वोंट चेंज फॉर ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा. ठीक है, पहले तो ये बात क्लियर कर लो एकदम माइंड में. फिर हमने बात की अनग्रुप डेटा की. अनग्रुप डेटा में मैंने ऐसे फॉर्मूला लिखा कि बेटा टोटल कर लो स्क्वायर का, जिसको बोलते हैं सिग्मा समेशन एक्स अपॉन एन. ठीक है, दिस इज अनग्रुप डेटा. पर ये आया कैसे? वो डेफिनेशन से ही तो आया ना, कि टोटल स्कोर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या स्कोर्स, नंबर ऑफ स्कोर्स. ठीक है, ये आया तो उसी डेफिनेशन से ना फॉर्मूला. मैंने अनग्रुप डेटा के लिए एक सिंगल फॉर्मूला बना के दे दिया तुमको. मतलब उसका वही है जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था. टोटल कर दो सारे स्कोर्स का, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर दो. ये हमने एग्जांपल लिया अनग्रुप डेटा का. रॉ स्कोर रख दिए मैंने. अभी मैंने वही, अगर मैं ये 10 की बजाय 30 नंबर डाल दूं अनग्रुप डेटा में, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा. मैंने उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बना दिया. अभी इस वाले में क्या हो रहा था कि कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा था. बट मैंने जो नेक्स्ट केस लिया रॉ डेटा का, 30 बच्चों का जो स्कोर्स का डेटा लिया, ठीक है, रॉ डेटा ऐसा था, कुछ पड़ा हुआ था 30 स्कोर्स मेरे पास. ऐसे 30 स्कोर्स पड़े हुए थे, ऐसे कुछ मेरे पास रॉ डेटा पड़ा हुआ था. ऐसे 30 नंबर थे, 30 बच्चों के नंबर थे मेरे पास. तो मैंने कुछ नहीं किया उसको, जो हमने सीखा था पुराने जो हमारे पाप थे, हमने वही किया है यहाँ पे. हमने क्या किया, हमने उसको अच्छे से सुंदरता तरीके से उसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया कि अच्छा बेटा 45 तो एक ही बार आ रहा है, अच्छा जी 60 तो 2 बार आ रहा है. तो मैंने अनग्रुप डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही किया है यहाँ पे. है ये भी अनग्रुप डेटा अभी. तो मेरे को आ गया समझ. अब मेरे को आ गया समझ. मतलब अगर हम इसको हटा भी देंगे, अगर हम ये भी ऐसे भी लिखेंगे कि 45 एक है, 45 47, उसका जहाँ पे 2 है तो 60 अगर 2 बार लिख दिया हाँ, हमने, तो मैं यहाँ उसके पे बाद 60 सबका प्लस टोटल करके 60 करूंगी ना. फिर हमने डिवाइड करा, तब भी सेम बात ही होगी. सेम ही बात होगी ना यार. मैं 60 इंटू 2 बोलूं या मैं 60 प्लस 60 बोलूं, एक ही बात नहीं है क्या? हम्म. अगर मैं यहाँ पे जो 74 है, यहाँ पे अगर मैं 74 प्लस 74 प्लस 74 बोलूं, या मैं उसको 74 इंटू 3 बोलूं, तो एक ही बात नहीं है क्या? वो हाँ जी. वही किया है बस हो हमने गया यहाँ समझ. पे. बस वो अलग फॉर्म में लिखा हुआ था, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई. हाँ ठीक है, अभी तो क्लियर हो गया ना. हम्म. ऑल क्लियर एवरीवन? सुनाइना, Yes. यू आर नॉट कंफ्यूज राइट नाउ? सुनाइना, इज इट क्लियर Yeah, or yeah, should I repeat? yeah. Repeat, please. Okay, I need to repeat. Fine, no problem. The best way I would do this was x into f is equal to fx into is equal to sigma f, and then sigma x into n, and that's your answer. Yes, that is Yeah, what. that's the way we were taught, no? Yeah, वही कर रहे हैं हमने. ये किया है I देखो, understand. x इंटू एफ किया, इधर 45 इंटू 1, सेम ही चीज की है. यही किया है हमने. 45 इंटू एफ या 45 इंटू एक्स इंटू एफ, दैट इज 45. 47, 54, 56, 2 वाला आया तो 60 इंटू 2 कर दिया तो 120 हो गया. ये मेरे को टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स ही तो दे रहा है. 62 बार आ रहा है तो 60 प्लस 60 मतलब 120 हुआ. अभी मैंने सारा सबमिशन कर दिया फिर बैठ के सबका, तो वो क्या हो जाएगा 220. उसको डिवाइड कर दिया 30 से, वो मीन हो गया. टोटल स्कोर ही को मैं ऐड कर रही हूँ न्यूमरेटर में. मैं टोटल स्कोर्स ही ले रही हूँ अभी भी, बट मेरा टोटल स्कोर्स लेने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया है, बस कुछ नहीं. 60 प्लस 60 करने के बजाय मैं उसको 60 इंटू 2 कर रही हूँ, क्योंकि 60 2 बार आ रहा है उस डेटा में. मैं 74 प्लस 74 करने के बजाय उसको 74 इंटू 3 कर दे रही हूँ यहाँ पे, और कुछ नहीं कर रही हूँ. और फिर उसका टोटल ले ले रही हूँ. क्लियर हुआ? हाँ, हाँ जी. मेरे को सुनाइना की आवाज से लग नहीं रहा शी इज कन्विंस्ड.
No, I'm not well, that's it. बट आपको समझ आया ना, सुना है ना? हाँ हाँ कूल। तो कुछ नहीं कर रहे, अभी भी हम लोग टोटल स्कोर्स ही निकाल रहे हैं यहाँ पे। बस हम तरीका थोड़ा चेंज कर दिया है, क्योंकि हमारे पास डेटा ज्यादा था तो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया, और फिर उन सबको उसका एक एक पॉइंट का देख लिया कि कितनी बार स्कोर आ रहा है, उसको उसका टोटल स्कोर कर दिया, डिवाइड बाई 30 कर दिया, जिसका आंसर क्या आया था, 74 आया था ना। तो वो कैसे आया मेरा, 2 2 2 0 डिवाइड बाई 30। यही तो मीन होता है, टोटल स्कोर अपॉन नंबर ऑफ स्कोर। बढ़े आगे, किसी को कोई डाउट है? इट्स ओके अगर किसी को अभी भी डाउट है तो बोल दो यार। हमारा मोटिव क्लासेस करने का यही है कि हमको क्लियर हो चीजें। no doubt. ठीक है। अलीना की आवाज नहीं आई यार आज एक बार भी। नहीं, मैंने बोला अभी कोई डाउट नहीं है. हाँ, अलीना ही थी क्या? ओके। चलो, अभी हमने ग्रुप अनग्रुप डेटा की तो बात कर ली, अभी ग्रुप डेटा की बात करते हैं। ग्रुप डेटा क्या होता है, जिसमें हमारे पास इंटरवल्स होते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे जो एग्जांपल लिया हुआ है वो ग्रुप डेटा का मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के रखा है। ये क्लास इंटरवल में इतनी बार वो नंबर आ रहे हैं। ठीक है। अभी मेरा स्टेप 1 क्या है, उस क्लास इंटरवल का मेरे को मिड पॉइंट फाइंड करना है। 35 36 37। इसका मिड पॉइंट क्या होगा, 37 30 31 32 33 34। इसका मिड पॉइंट क्या होगा, 32. 32। तो मैंने क्या किया, सब क्लास इंटरवल्स के मिड पॉइंट फाइंड कर लिए। ठीक है। एक्स आ गया मेरे पास, इसको मैंने एक्स मान लिया। दिस इज स्टेप 1। फिर स्टेप 2 में क्या किया, वो मिड पॉइंट को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, विच इज हमारा एफ एक्स। मैं 37 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 32 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 27 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 22 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 17 से, 3 को 12 से। ये एफ एक्स आ गया मेरे पास, सॉरी, ये एफ एक्स आ गया मेरे पास। हाँ जी. सॉरी, दिख रहा है ना सबको? माई स्क्रीन इज विजिबल राइट? हाँ जी. अभी मेरे पास एफ एक्स आ गया तो मैं क्या करूंगी, समेशन कर दूंगी एफ एक्स का, हाँ जी. डिवाइड बाय क्या करूंगी, एन विच इज 30। तो 780 डिवाइड बाय 30 कितना होगा आंसर? 26. राइट। तो आंसर आ गया मेरा 26। क्लियर है ये? ग्रुप हाँ डेटा में जी. कैसे करेंगे, मिड पॉइंट डिफाइन कर दो। अरे एक तरह से देखा जाए तो उस इंटरवल का उन्होंने मीन ही फाइंड किया है, एक वैल्यू फाइंड कर लिए, मीन वैल्यू या मीन मिड पॉइंट फाइंड कर लिया और उसको उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मतलब एक तरह से एक एवरेज स्कोर ही निकाला है उन्होंने हर उसमें इंटरवल में, कि अच्छा बेटा इस इंटरवल का एवरेज ये होगा, स्कोर ये होता होगा, और फिर वो स्कोर को मान के उन्होंने समेशन कर दिया और डिवाइड बाय एन कर दिया। Cool. समझ आया सबको? किसी को डाउट है कि अनग्रुप डेटा में, सॉरी ग्रुप डेटा में जब हमारे पास क्लास इंटरवल हो तो मीन कैसे कैलकुलेट करना है? नहीं, क्लियर. स्टेप 1 क्या है, चलो चलो बताओ बताओ। अनग्रुप ग्रुप डेटा होगा तो मीन कैलकुलेट करना है, मेरे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मिड पॉइंट निकालना है. ग्रेट। स्टेप 2 क्या होगा, एफ एक्स निकालना है. हाँ एफ एक्स क्या होगा, मिड पॉइंट इनटू फ्रीक्वेंसी उस क्लास इंटरवल की। थर्ड स्टेप क्या होगा, Sigma fx into n. बस मतलब 780 डिवाइड बाई 30, वो मेरा आ जाएगा मीन आंसर। सॉर्टेड, खत्म। कूल। हाँ जी. नैना गई क्या, नैना? नहीं, मैं ओके, इधर ही हूँ। मैं समझ एक्चुअली आया? डेट शीट देख रही थी। क्या देख रही हो? डेट शीट बहुत वाहियात है। वो छोड़ो, अभी मीन मीडियन मोड पढ़ लेते हैं, वही हमारा स्टैटिस्टिक्स बहुत लैग कर रहा है। अरे यार दीदी, स्टैट्स का पेपर 103 का पेपर है 10 को, उसके बाद 11 को स्टैट्स का पेपर, 12 को जेंडर का पेपर और 8 को इंग्लिश का पेपर। 8 को ही 2 पेपर है, इंग्लिश का भी और It's जेंडर in का भी। Jan, no? या
Everyone एक was ही दिन saying में it's 2 in पेपर December. यार, हम्म एक ही दिन में Everyone 2 was saying पेपर। it's ठीक है, तो हमको मीन कैलकुलेट करना आ गया। अभी शॉर्टकट मेथड दिया हुआ है हमारी बुक में, मैं बुक के हिसाब से नहीं करा रही हूँ ये शॉर्टकट मेथड, क्योंकि उन्होंने बहुत ही पागलपंती करके रखी है। मैं बाद में बताती हूँ क्या पागलपंती करके रखी है। पहले अभी समझते हैं करना क्या है शॉर्टकट मेथड में, जिसमें हमको एक शॉर्टकट मेथड फॉर ग्रुप डेटा दिया हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, मैंने उसका मिड पॉइंट निकाल लिया। ठीक है, अभी मेरे को क्या अज्यूम करना है इसमें, अगर मैं इसको अजम्पशन मेथड बोल रही हूँ तो मेरे को अज्यूम करना है कि मीन, कि इस डेटा का मीन क्या है। ठीक है, तो मैंने स्टेप 1 क्या है कि मैं एक अजम्पशन लूंगी कि ये जो ग्रुप डेटा है इसका मीन आ रहा है 22 हमारे एग्जाम्पल में। ठीक है, फिर उसको क्या करना है, मिड पॉइंट्स है ना जो हमारे सारे, उसको 22 से डिफरेंस निकालना है। सर एक क्लास इंटरवल का 22 से माइनस कर दो, ठीक है, डिफरेंस आ जाएगा। तो डिफरेंस ऑफ मिड पॉइंट्स निकालने हम लोगों को फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन विच इज 22 इन आवर केस। ठीक है, ये करेंगे हम लोग, पहले स्टेप्स देख लो। फिर स्टेप 3 में क्या करना है, जो मेरे डिफरेंसेस आए ना उसको मल्टीप्लाई कर दो फ्रीक्वेंसी से, जो मेरा डिफरेंसेस आए उसको मल्टीप्लाई कर दो फ्रीक्वेंसी से। उसके बाद तो सेम है, आगे कुछ नहीं करना, उसके बाद मैं बताती हूँ कहानी क्या है अजम्पशन में। ठीक है, पहले मैं ये चीज समझू। मैंने तुमको बताया था कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में जो मीन होता है ना, इसको थोड़ा टेक्निकली समझना पड़ेगा। अजम्पशन क्यों दीदी लिया है? हाँ, ये अज्यूम वाला ना थोड़ा डिफिकल्ट वो है, अरे चिल, अभी नेक्स्ट में 5 मिनट। कराओगे? मेरा दिमाग क्यों, नहीं चल खत्म रहा हो अब। गया है क्या टाइम अपने पास? क्या? हो गया क्या टाइम 5:30 अपना? होने वाले हैं, 5:30 होने वाले हैं ऐसे भी 15 मिनट में। हाँ तो कर लेंगे, 5 मिनट ही लगेंगे, इजी लगेगा, डोंट वरी, अभी बता रही हूँ क्या करना है। इजी है, इजी, बस एक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है इसमें। इसमें हमारी बुक में डिस्क्रिप्शन नहीं है क्या है क्या नहीं है, इसलिए वो कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, मीन क्या होता है, देखो मीन ना सेंट्रल टेंडेंसी, ऐसी सेंट्रल टेंडेंसी है। मीन वो पॉइंट है जिससे मैं कोई भी डेटा का अगर मैं डिफरेंस निकालू ना, इस डेटा का डिफरेंस, ये डेटा पॉइंट्स है ना मेरे, इसमें कुछ पॉजिटिव साइड मेरे डेटा आएंगे और कुछ नेगेटिव साइड डेटा आएंगे। ठीक है, तो मैं हर एक पॉइंट का अगर मीन वाले पॉइंट से डिफरेंस निकालूंगी ना, इधर मैंने डिफरेंस निकाला है कुछ पॉजिटिव वैल्यूज आए, इधर मैंने कुछ डिफरेंस निकाला है कुछ नेगेटिव वैल्यूज आई, तो इन दोनों का जो समेशन आता है ना वो 0 आता है। ये बात समझ आई? मीन एक ऐसा पॉइंट है, उस पॉइंट से अगर मैं बाकी सारे डेटा पॉइंट्स का अगर डिफरेंस निकाल के रखूं और उसको समेशन कर दूं, तो जितना पॉजिटिव होगा उतने ही नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, तो मतलब समेशन 0 आ जाएगा। ये बात समझ आई किसी सबको? ये बात समझ नहीं आएगी तो ये मेथड भी समझ नहीं आएगा। Please explain. I'm हाँ, still confused. ओके, हम लोग जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ेंगे ना, या स्टैंडर्ड डेविएशन है सब चीजें पढ़ेंगे, तब थोड़ा और क्लियर आएगा, बट अभी मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखो, मीन डिस्ट्रीब्यूशन में एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट से अगर मैं बाकी सारे डेटा पॉइंट्स का डिफरेंस निकालू ना, डिफरेंस समझते हो ना, माइनस करूं उसको बाकी सारे डेटा पॉइंट से, तो जो मेरी डिफरेंसेस आएंगे ना, ऐसे डिफरेंस 1 फर्स्ट डेटा पॉइंट से, डिफरेंस 2 सेकंड हाँ, डेटा पॉइंट से, डिफरेंस 3 थर्ड डेटा पॉइंट से, ये जो नंबर ऑफ डिफरेंसेस की वैल्यू आएगी ना, सारे डिफरेंसेस की वैल्यूज, उनको अगर मैं समेशन करूंगी ना, हाँ, तो उसका आंसर 0 आएगा। ये फैक्ट है। क्यों? क्योंकि जो मीन ही एक ऐसी पोजीशन है जो सारे पॉइंट से इक्विडिस्टेंस नहीं बोल सकते, कि मतलब उसमें ही कुछ वैल्यूज होंगी जो पॉजिटिव में दे रही होंगी मेरे को डिफरेंस में, और उससे मैं बाकी सारी कुछ डेटा पॉइंट्स को माइनस करूंगी तो मेरी कुछ नेगेटिव वैल्यूज आ रही होंगी। तो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होता है। तो मतलब मीन के
राइट साइड पे जितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन मीन के लेफ्ट साइड पे होगा। तो जब मैं टोटल करूंगी सारे डिफरेंस को तो वो 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव था। हाँ, ओके। ठीक है, अभी बेटर समझ आएगा। मैंने अज्यूम किया 22, ठीक है, मैंने अज्यूम किया 22 मीन है इसका, इस वाले डेटा पॉइंट्स के मीन मैंने अज्यूम किया है 22 है। तो अभी मैं क्या करूंगी, मैंने मान लिया कि मीन 22 है, ठीक है, तो मेरे जितने सारे बाकी सारे डेटा पॉइंट्स हैं उससे मैं डिफरेंसेस निकालना शुरू कर देती हूँ 22 का। 37 माइनस 22 कितना होगा बताओ? ये मेरा मीन है, अज्यूम्ड मीन। 37 माइनस 22 15. कितना? 15, 32 माइनस 22 10, 27 माइनस 22 5, 22 माइनस 22 0. यही तो, क्योंकि हमने अज्यूम किया था मीन है, ठीक है। हाँ, 17 माइनस 22 हाँ, माइनस 5 हाँ जी, 12 माइनस 22 -10. माइनस 10। तो मेरे डिफरेंसेस आ गए, ठीक है। ये एक और डेटा पॉइंट आ गया मेरे पास। ओ सॉरी, ये ओहो आई एम नॉट एबल टू, मेरे को एक स्ट्रेट सीधी लाइन नहीं बनानी आ रही यार। एनीवे, ठीक है, ये डिफरेंसेस को, वाह बन गई। मेरे को ये डिफरेंसेस को मल्टीप्लाई करना है ये फ्रीक्वेंसी से, जो हम पहले मिड पॉइंट के साथ कर रहे थे। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 5 कितना हो गया? 15 into बोलो बोलो। 75. ठीक है, 10 इंटू उसकी फ्रीक्वेंसी 7 कितना हो जाएगा? 70. ये हम लोग डिफरेंस इंटू फ्रीक्वेंसीज निकाल रहे हैं, सॉरी, ठीक है। 70, फिर 5 इंटू 5 हाँ जी, 25, 0 इंटू एनीथिंग 0, जी, माइनस 5 इंटू 4 माइनस 20, माइनस 10 इंटू 3 माइनस 30। ये क्लियर है सबको? डिफरेंस जो मेरा डिफरेंस आया मैंने इंटू फ्रीक्वेंसी कर दिया। हाँ जी. अभी इसका समेशन बताओ मुझे, समेशन ऑफ दिस कॉलम। एक बताओ समेशन ऑफ दिस 190. नेगेटिव वाली वैल्यूज भी हैं इसमें। बोलो आंसर बोलो 100. यार। 75 प्लस 70 कितना हुआ? 145। 75 प्लस 70 145, 145 प्लस 25 170, 170 माइनस 20 150, 150 माइनस 30 120, 120। क्लियर है? सब अग्री कर रहे हैं इसका समेशन 120 आएगा? हाँ जी. सॉरी, क्या हो रहा है? इसका समेशन आ गया 120। अब हम तो बोल रहे थे कि मीन, भैया मीन तो ऐसा पॉइंट होता है जिससे
सबका स्कोर्स का अगर मैं समेशन कर दूं डिफरेंस निकाल के तो वो 0 आना चाहिए, बट 0 तो नहीं आया। तो मतलब ये 22 इज नॉट द रियल मीन जो हमने अज्यूम किया था। अभी हमको असली मीन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ये मीन जो टोटल जितना डिफरेंस आ रहा है मेरे पास उसको डिवाइड कर दो 30 से, कितना हो जाएगा? 4 पॉजिटिव का डिफरेंस आ रहा है मेरे पास। 120 इज समेशन ऑफ ऑल द डिफरेंसेस, डिवाइड कर दिया मैंने उसको 30 से, वो आया मेरे पास 4। ठीक है, तो मतलब जो मेरा मीन है ना, उसको अगर मेरे को मीन जो मैंने अज्यूम करके रखा है उसको अगर 0 करना है उसका टोटल समेशन ऑफ स्कोर्स का, तो मुझे उसको में 4 ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, 22 + 4 मतलब 26। तो 26 इज द रियल मीन जिसपे मैं समेशन करूंगी अगर सबका, तो 0 आएगा मेरा। डिफरेंस की बात हो रही है यहाँ पे, वो पॉइंट जिसे मैं डिफरेंस कैलकुलेट कर रही हूँ बाकी सारे डेटा पॉइंट्स का, और उसको अगर मैं समेशन कर रही हूँ उस डिफरेंसेस का, तो मेरा 0 आना चाहिए, बट मेरा 0 नहीं आया, मेरा आया 4। तो अगर मैं उस मीन में जो अज्यूम्ड वैल्यू है उसमें 4 ऐड कर दूंगी, ठीक है, तो मेरा वो जो कमी है, जो कमी पेशी हो रही है उस मीन को ट्रू मीन बनाने में, वो पूरी हो जाएगी। अभी 26 से तुम कैलकुलेट करके देख लो, अभी तुम्हारा डिफरेंसेस जब तुम कैलकुलेट करोगे ना तो 0 आएगा समेशन। कुछ समझ आया किसी को कि नहीं आया? थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो बता दो, समझ आया कि नहीं आया? कोई बोल ही नहीं शॉर्टकट रहा में कुछ। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग था वो डिफरेंस वाला। हाँ, स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 मिड पॉइंट निकाला है। हाँ स्टेप जी। 2 में क्या किया, अज्यूम कर लो कोई भी मीन। स्टेप 2 है अज्यूम करो मीन, हाँ। माइनस, उसको माइनस कर दो तुम्हारे मिड पॉइंट से, डिफरेंस वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज आ गई, उस डिफरेंट वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो फ्रीक्वेंसी से, ये डिफरेंस वैल्यूज इनटू फ्रीक्वेंसी, उसका ले लो तुम समेशन। वो नेगेटिव में भी आ रही होंगी कुछ वैल्यूज, कुछ पॉजिटिव में भी आ रही, सबको ऐड कर दो, एक समेशन आएगा यहाँ पे डिफरेंस वाला इनटू एफ, उसको डिवाइड कर दो एन से। तो जो तुम्हारा पॉइंट आ रहा है ना, पॉजिटिव में आ रहा है चाहे नेगेटिव में आ रहा है, उसको अज्यूम्ड वैल्यू में ऐड कर दो। अगर मेरा सपोज +4 आई है वैल्यू तो 26, तो तुम्हारा मीन हो जाएगा 26। अगर मेरा आ रहा था 22 - 4, तो मैं माइनस कर देती हूँ उसको, तो मेरा वैल्यू हो जाता 18 मीन का। तो जो भी डिफरेंस इनटू फ्रीक्वेंसी करके समेशन आ रहा है उसको डिवाइड बाय n करो, वो जो वैल्यू आ रही है उसको अज्यूम्ड मीन में जाके प्लस कर दो, नेगेटिव है तो माइनस कर दो, पॉजिटिव है तो प्लस कर दो, वो तुम्हारा हो जाएगा रियल मीन ऑफ दैट डेटा। करना क्या है वो समझ आ गया? कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो चलेगा। हाँ, करना क्या है वो समझ आया। हाँ, कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगी, बट मैं ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना चाहती कॉन्सेप्ट के, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी। इसीलिए अगर किसी को जानना है तो पर्सनली मैसेज कर देना मुझको, मैं इसके पीछे की थ्योरी या कॉन्सेप्ट बता दूंगी क्या है, बट करना क्या है वो समझ आ गया ना? हाँ जी। कूल, ये हमारा खत्म हो गया मीन। अभी मुझे बस तुम्हें एक चीज दिखानी है बुक में। इन्होंने बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग वे में इस मेथड को कराया है, तो बस मुझे वो बताना है, जब तुम पढ़ोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो वो क्या इन्होंने कहानी की है। हम सिंपल रखोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा जो अभी समझ आया। तो देखो इन्होंने क्या किया है अजम्पशन मेथड में, ये क्या कर रहे हैं, पहले मिड पॉइंट फाइंड कर लिया, फिर जो अज्यूम्ड मीन करा है इन्होंने स्टेप 1 में, वी विल अज्यूम द मीन 22, डिफरेंस फाइंड कर लिया, डिफरेंस इज ऑब्टेन्ड बट बिटवीन ईच ऑफ द मिड पॉइंट्स, एंड देन अज्यूम्ड मीन, देन सेम इज डिवाइडेड बाय आई। आई क्या होता था, क्लास इंटरवल होता था, राइट? तो वो क्या बोल रहे हैं अपनी बुक में कि बेटा अज्यूम कर लो मीन 37, मिड पॉइंट से उसको माइनस कर दो और उसको डिवाइड कर दो आई से। बट ऐसा सब करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने बहुत ही पागलपंती की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डिवाइड किया आई से, फिर आगे जाके फॉर्मूला से फिर से मल्टीप्लाई कर दिया आई से। क्यों? इलॉजिकल है हमारी बुक।
तो हमने अभी अरे रब्बा। सिंपल मेथड से किया है, तुम वही करो और वही याद रहेगा। मिड पॉइंट से डिफरेंसेस निकाल लो, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय n करोगे तो सीधा ये वाली चीज आ जाएगी तुम्हारे पास 4। उसको जाके ऐड कर दो जो हमारा अज्यूम्ड मीन था। हाँ जी। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया i को, फिर जाके वापस मल्टीप्लाई कर दिया i को, तो कोई लॉजिक नहीं था उस चीज का। आई ऐड ही क्यों किया फिर? डिवाइड करके फिर ऐड करना ही है। ऐड डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई किया है वापस। ठीक है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, खुद करो यार, मैं नहीं करा। हाँ तो ये था, इसलिए ये मेरे को थोड़ा फालतू लगा जो इन्होंने किया, कोई मतलब नहीं था। इसलिए मैंने पहले तुमको प्रूफ किया कि उससे भी सेम ही आंसर आएगा, 26 ही आएगा जो मैंने बताया है। दैट इज कंसेप्चुअली राइट। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। कूल। मीन सबको समझ आया? ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, अजम्पशन हाँ जी। मेथड, कुछ भी हो हाँ निशा। सब कर लेंगे ना अब हम मीन तो। हाँ जी। ठीक है यार, मैं मोर मीडियन भी कराना चाहती थी बट आई थिंक एवरीवन इज एग्जॉस्टेड नाउ। हाँ जी। एनीवेज तो ये पढ़ लेना यार, अगर किसी को कुछ डाउट हो तो बोल लेना। मैंने प्रॉपर्टीज नहीं कराई है मीन मीडियन मोड की, वो मैंने जानबूझ के नहीं कराई है क्योंकि आई वांट कि पहले समझ आए लोगों को